डायग्राम हम डिस्कस कर रहे थे, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि इसको ऑलरेडी आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से मशीन के कोर्स में देखा है, तो इसको बस हम समराइज करेंगे क्योंकि कल काफ़ी डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें फिर सिर्फ हम ये देखेंगे कि अगर पावर जो है इनपुट पावर जनरेटर को आ रही, मैकेनिकल पावर आ रही, वो अगर कांस्टेंट है और इफ़ वी चेंज आई एफ फील्ड करंट को अगर चेंज करें तो ई जो है, ई की वैल्यू है, फील्ड करंट को ज़्यादा करेंगे तो एक्साइटेशन वोल्टेज ई ज़्यादा होगी, फील्ड करंट को कम करेंगे तो ई एम एफ इंड्यूस्ड कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कम या ज़्यादा होगी, लेकिन इसकी जो टिप है वो एक लाइन के ऊपर मूव कर रही होगी जो कि ई एफ लाइन है, जो कि पैरेलल है वोल्टेज के, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर फ्रॉम द टर्बाइन, उसके प्रोपोर्शनल है। चूँकि पावर आपने चेंज नहीं की तो इसका मतलब है कि ये लाइन जिसके ऊपर वो टिप ई की चेंज हो रही होगी, मूव कर रही होगी, ठीक है, विद आई एफ, वो लाइन और ये जो v जो कि v वेक्टर जो है, v फेजर है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस दैट दिस लाइन इज पैरेलल। ठीक है, अब एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम आई एफ की वैल्यू इज सच दैट ई की वैल्यू हमारे पास ये है, इसका मैग्नीट्यूड इतना बनता है। ठीक है, चूंकि ई की टिप ने ई का मैग्नीट्यूड ये हो, लेकिन ई यहाँ पे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ई कुड बी हियर, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड वही हो जो इस ई का है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूंकि पावर कांस्टेंट है टरबाइन की, तो ये इसी के ऊपर ही मूव करेगा। फॉर ए गिवन आई एफ ई इज दिस मच। ठीक है, अब V में आपने इसका मतलब ये हुआ कि V में एक फेजर आप ऐड करेंगे तो हमारे पास E आ जाएगा। तो ये वाला जो फेजर है V में, ये वाला जो फेजर है, ये हमारे पास JXSIA होगा। ठीक है, तो चूंकि XS इज ए कांस्टेंट, तो IA जो है वो बेसिकली IF को चेंज करने से IA भी चेंज होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर फेजर के लिहाज से अगर हम देखें तो IA जो है वो इस फेजर के 90 के एंगल पे होगा, जो कि हमारे पास ये है। क्योंकि रियल पावर कांस्टेंट है, टरबाइन से जो पावर आ रही कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि IA1 इंटू कॉस थीटा 1 जो है ये भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, जब भी IA1 चेंज, जिस तरीके से इसकी जो टिप है E1 की IF को चेंज करने से इस लाइन के ऊपर मूव कर रही, इसी तरीके से IA1 की जो टिप है, ठीक है, इसका जो हेड है वो इस वर्टिकल लाइन के ऊपर कहीं मूव करेगी, इससे बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, फॉर ए गिवन IF हमारे पास E1 है, करंट हमारे पास ये है। उसके बाद अगर मैं IF को कम करना शुरू कर दूं, फील्ड करंट को कम करना शुरू कर दूं, तो EMF इंड्यूस्ड या एक्साइटेशन वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम IF की वैल्यू इज सच दैट E2 का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक इतना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि V में जो टर्मिनल वोल्टेज है उसमें आर्मेचर रिएक्शन XS इंटू JX के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला वेक्टर बन जाएगा। इन दोनों का V प्लस दिस फेजर इज इक्वल टू E2 फेजर। ठीक है, तो अब इस फेजर का करंट जो होगी वो इस फेजर के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, जो कि यहाँ पे ये वाला है, बेसिकली IA2 ये है। अगर IA2 फेजर ये हो तो JXSIA हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो IA2 है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि वो इसी लाइन के ऊपर ही मूव कर रहा होगा। वन मोर थिंग, रियल जो पावर है या पावर वहाँ से आ रही है टरबाइन से, दैट इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप E2 को आप चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ IF, ठीक है, E2 कम हो जाएगा तो ये वाला जो एंगल है डेल्टा इज द एंगल बिटवीन एक्साइटेशन वोल्टेज एंड टर्मिनल वोल्टेज, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। IF को आप कम करना शुरू कर दें, ठीक है, E एक्साइटेशन वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएगी। एट द सेम टाइम दिस एंगल डेल्टा इट विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, हम लेटर ऑन वी विल सी दैट the real power delivered by a generator P is equal to E2 into V multiplied by cos of delta divided by XS, इसके बराबर होती है। ठीक है, that means when E2 is reduced by excitation current of the rotor, ठीक है, डेल्टा 1 शुड इंक्रीज बिकॉज साइन ऑफ डेल्टा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, प्रोवाइडेड दैट टर्मिनल वोल्टेज इज कांस्टेंट। ठीक है, इसको फर्दर अगर हम रिड्यूस करें तो हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एट सम अदर वैल्यू ऑफ IF
एक्साइटेशन वोल्टेज की जो मैग्नीट्यूड है वो इतना हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्साइटेशन वोल्टेज ने इस लाइन के ऊपर मूव करना है तो यहाँ पे आ जाएगी एक्साइटेशन वोल्टेज की जो टिप है। ठीक है, अब जैसा कि इसमें हमने इस फिगर में देखा, दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वोल्टेज। ठीक है, या इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस वोल्टेज में से इस वोल्टेज ड्रॉप को माइनस करें तो हमारे पास V आ जाता है, V प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि V हमारे पास कांस्टेंट है, इन्फिनिट बस की वोल्टेज है, उसमें ये वाला वेक्टर अगर हम ऐड करें तो हमारे पास E3 आ जाता है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है दिस इज इक्वल टू JXS इंटू IA। ठीक है, दैट मीन्स IA शुड बी परपेंडिकुलर, इससे लेग भी करेगा, इस वेक्टर से लेग भी करेगा और इसका परपेंडिकुलर भी होगा, यानी IA जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, इस डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, और ये वाला IA यहाँ पे होगा, इसको मैं मूव करके अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो ये IA3 बन जाता है मेरे पास। लेकिन इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी, ये कितना लीड करेगा वोल्टेज से, इट इज़ θ3, लेकिन इसकी लेंथ ये और इसकी टिप कहाँ पे होगी, ये एक वर्टिकल लाइन जो हमने डिफाइन किया है इसी के ऊपर मूव करेगी, क्योंकि जो पावर है P जो है दैट कम्स फ्रॉम द टर्बाइन, दैट इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो उस सूरत में जब E3 एक्साइटेशन वोल्टेज इज लेस देन V, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज से कम होगी, कब कम होगी, जब IF की वैल्यू को मैं कम करता चला जाऊं तो एक ऐसा इंस्टेंट आ जाएगा, उसके बाद एक्साइटेशन वोल्टेज की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब कम होना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो करंट है वो फिर लीडिंग की तरफ लीड करना शुरू कर देगी। जब भी करंट लीड करती है तो ये जनरेटर जो है ये क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर। और इफ़ यू रिकॉल वी कर्व्स की हमने बात की थी, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी, एक एक्सरसाइज, एक एग्जांपल भी है, उसमें भी वी कर्व्स हम प्लॉट करते हैं। तो वी कर्व्स आर बेसिकली क्या चीज़ है, वो IF को y एक्सिस में आप लिखते हैं, और दूसरी जो चीज़ है वो फिर IA को आप y एक्सिस में लिखते हैं, और IF को फिर आप लिखते हैं x एक्सिस में। IF की वैल्यू अगर बहुत स्मॉल हो, IF की वैल्यू बहुत स्मॉल का मतलब E जो है, E की वैल्यू बहुत स्मॉल है। जब E की वैल्यू बहुत स्मॉल हो तब भी IA की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन करंट क्या करता है, करंट लीड करता है। लेकिन उसके बाद IF को अगर आप बढ़ाना शुरू कर दें तो E की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, लेकिन करंट इस लाइन के ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, करंट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी एट अ सर्टेन एंगल पे जब आ जाएंगे। ठीक है, तो उस वक्त करंट की वैल्यू मिनिमम होगी। उसके बाद फिर IF को जब आप बहुत स्मॉल वैल्यू से बढ़ाना शुरू कर दें, E की वैल्यू पहले लीडिंग में होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होकर बहुत मिनिमम पे चली जाती है, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसको हम किसी भी जनरेटर की, सिंक्रोनस जनरेटर की वी कर्व्स को हमने नाम दिया था। इट इज़ समथिंग लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ, इट इज़ सॉरी, यहाँ पे है, ये हमारे पास है, ये y एक्सिस है, इसमें IA होगा। ठीक है, और ये हमारे पास x एक्सिस होगा। here we have x axis, this is x axis। ठीक है, यहाँ नीचे IF होगा, IF will be here। ठीक है, here we will have IF, और ऑफ कोर्स DC करंट है, रोटर को हम DC करंट सप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमारे पास ऊपर होगा y एक्सिस में वी विल हैव, हियर वी विल हैव IA, ये स्टेटर आर्मेचर की करंट है। ठीक है, और यहाँ पे फिर व्हाट वी विल हैव इज, अगर IF की वैल्यू बहुत कम हो, IF की बहुत कम होने का मतलब ये जो E जो है ये यहाँ कहीं होगा। जब यहाँ कहीं होगा तो ये वाला वेक्टर जो है IA इंटू JX, इसकी लंबाई ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने का मतलब ये, चूँकि x इज़ ए कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ कि IA जो इस लाइन के ऊपर मूव करेगा, जब E की वैल्यू बहुत कम होगी तो IA इसी लाइन के ऊपर यहाँ कहीं होगा। उसके बाद E की वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर दें, कैसे बढ़ाएंगे, IF को बढ़ाना शुरू कर दें तो ये जो IA जो है वो इस लाइन पे नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे आएगा, एट सर्टेन वैल्यू ऑफ IF
देयर विल बी सर्टन वैल्यू ऑफ E2 जिस पे IA की वैल्यू ये हो जाएगी। उसके बाद फर्दर जब IF को मैं बढ़ाऊंगा तो E फिर इस डायरेक्शन पे लेग करना शुरू कर देगा और फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन हियर? और इसको हमने V कर्व्स का नाम दिया था, अगर इफ यू रिमेंबर इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। ये इस तरह की चीज बन जाती है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर ये जो मिनिमम वैल्यू है, IF की वैल्यू वेरी स्मॉल हो तो करंट क्या करता है, लीड करता है, लेकिन करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद IF को जब आप बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, E बढ़ना शुरू हो जाता है, एट द सेम टाइम IA कम होना शुरू हो जाता है। एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ IF फील्ड करंट पे हमारे पास जो IA है इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाती है। उसके बाद फिर फर्दर जब मैं IF को बढ़ाऊंगा तो E जो है वो फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन चूंकि इस लाइन के ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर IA जो है वो फिर लेग करना शुरू कर देगा और फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। उसको हमने V कर्व का नाम दिया था जनरेटर का, ठीक है। नाउ how much power, real power this generator will deliver, how much reactive power this generator will deliver, it's very simple। ये चीज़ हम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरह का एक फार्मूला जिसमें हमने एक बस थी, उसके साथ एक ट्रांसमिशन लाइन थी, उसके दोनों साइड पे वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए थे, ठीक है, जनरेटर्स लगे हुए थे, और उसमें फिर हमने देखा था कि लीडिंग से लेगिंग की तरफ पावर का, रियल पावर का फ्लो हो रहा था, ठीक है। सो हियर इज अगेन सम वोल्टेज इज दियर। टर्मिनल वोल्टेज जो है बस की वोल्टेज V है, ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, और ये जो EMF है या एक्साइटेशन वोल्टेज है जनरेटर की, और IA करंट ये डिलीवर कर रहा है। हाउ मच पावर दिस जनरेटर इज डिलीवरिंग, इट इज इक्वल टू 3 इंटू V इंटू IA डैश। इस बस के साथ लोड लगा हुआ है, ठीक है। इस बस से जो करंट जा रही IA जा रही है, और इस बस से जो इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो हमारे पास क्या है, V के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ इस बस से पावर आगे की तरफ जा रही है, वो किसके बराबर होगी, इट विल बी इज इक्वल टू 3 इंटू V इंटू IA स्टार। ये पहले हम जो है कम्प्लेक्स पावर इसके बराबर होगी। लेकिन IA किसके बराबर है, IA इज नथिंग बट E का एंगल। वन मोर थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब जनरेटर हो तो E इज ऑलवेज लीडिंग V। जनरेटर हो तो टर्मिनल वोल्टेज से E हमेशा क्या करता है, लीड करता है, और ये जो एंगल, जिस एंगल पे लीड करता है उस एंगल को हम डेल्टा का नाम, ये एक सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम डेल्टा का नाम देते हैं। लेटर ऑन वी विल सी दैट दिस एंगल इज नोन एज पावर एंगल, ठीक है। सो लेकिन मोटर हो तो E जो है ये फिर इससे V से लेग करता है, तो डेल्टा फिर ये E जो होगा वो नीचे होगा और V यहाँ पे होगा। जनरेटर की सूरत में E यहाँ पे होगा, ठीक है, लीड करेगा V से। मोटर की सूरत में E लेग करेगा V से, ठीक है। सो हियर वी हैव IA, V को हमने रेफरेंस ले लिया, इसको हमने, इसका एंगल जो है फेजर है, इसका एंगल हमने 0 ले लिया, ठीक है। तो V के रेफरेंस से अगर E को हम देखें तो E एंगल डेल्टा 1 हो जाएगी, क्योंकि इससे लीड करता है डेल्टा 1, ठीक है। सो IA विल बी इज इक्वल टू E एंगल डेल्टा माइनस V एंगल 0 डिवाइड बाई ZS। ये ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। इट कुड बी अ ट्रांसमिशन लाइन फॉर एग्जांपल, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जनरेटर है जिसकी रेजिस्टेंस को हमने निगलेक्ट किया, JXS। सो लेकिन अगर ये इसमें कोई और रेजिस्टेंस भी, इफ रेजिस्टेंस, इफ यू आल्सो इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एज वेल, ठीक है। सो यहाँ पे JXS की जगह यहाँ पे क्या होगा, ZS होगा। सो देयर इज एन इम्पीडेंस between this point and this point, so current will be equal to E एंगल डेल्टा माइनस V एंगल 0 डिवाइड बाई ZS, इम्पीडेंस का एंगल गेमा है, ठीक है। सो इसको अगर हम यहाँ पे इसका स्टार ले लें, स्टार लेके जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 फेज पावर हमारे पास आ जाएगी 3 इंटू E इंटू V डिवाइड बाई ZS। यहाँ से गेमा को आप ऊपर ले जाएं तो गेमा माइनस डेल्टा माइनस 3V स्क्वायर डिवाइड बाई ZS गेमा, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार ले लिया है ना। स्टार लेंगे तो फिर हमारे पास ये अंदर डेल्टा नेगेटिव IA स्टार विल बी नथिंग, E में कोई चेंज नहीं आ जाएगी, डेल्टा, ये डेल्टा माइनस हो जाएगा, ये Z माइनस हो जाएगा, ठीक है। और उसको जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे और उस डेल्टा को आप गेमा को आप ऊपर ले आएंगे, ठीक है, तो फिर गेमा यहाँ पे तो नेगेटिव, A स्टार में ये गेमा नेगेटिव होगा,
लेकिन जब इसके साथ मल्टीप्लाई करके गेमा को ऊपर लेंगे तो ये फिर गेमा हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ नेगेटिव होगी क्योंकि यहाँ पे आपने स्टार कर दिया है। ठीक है, एनीवे दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स, यू कैन डू इट ऑन पेपर। ठीक है, आई ए स्टार करें पहले और उसके बाद पुट करें, उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये 3.18 इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से फिर इस इक्वेशन का एक रियल पार्ट होगा, ऑफ कोर्स इस इक्वेशन का एक कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये किसके बराबर होगा, इसका रियल पार्ट किसके बराबर होगा, 3 इंटू ई इंटू वी डिवाइड बाई जेड एस कॉज ऑफ गेमा माइनस डेल्टा माइनस 3 वी स्क्वायर डिवाइड बाई जेड एस, ठीक है, कॉज ऑफ गेमा। और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 3 इंटू ई इंटू वी डिवाइड बाई जेड एस साइन गेमा माइनस डेल्टा माइनस 3v स्क्वायर डिवाइड बाई जेड एस साइन ऑफ गेमा। ठीक है, सो दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इफ आर ए इज निगलेक्टेड, आर्मेचर की रेजिस्टेंस इस फिगर में ऑलरेडी हमने निगलेक्ट किया, लेकिन शुरू में मैंने आपको फिगर एक दिखाई थी तो उसमें आर्मेचर की जो रेजिस्टेंस है उसको भी हमने शामिल कर दिया था। तो इस इक्वेशन में हम इक्वेशन लिखते वक्त हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं जिसमें हमने आर ए को शामिल किया है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे गेमा लिखा। गेमा किसके बराबर होगा, गेमा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स एस डिवाइड बाय, अगर एक इम्पीडेंस है आपके पास जिसकी आर प्लस जे एक्स है, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इसको इम्पीडेंस अगर नोटेशन में लिखूं, कम्प्लेक्स उसको अगर फेजर फॉर्म में लिखूं तो किसके बराबर होगा, आर का स्क्वायर प्लस एक्स एस का स्क्वायर का अंडर रूट और उसके साथ एंगल होगा टेंजेंट इनवर्स एक्स एस डिवाइड बाय आर, इफ यू रिकॉल फ्रॉम योर प्रीवियस कोर्सेज। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर केस में ऑफ कोर्स गेमा विल बी सम एंगल व्हिच विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स एस डिवाइडेड बाय आर के बराबर होगा गेमा। लेकिन इसमें जनरेटर्स में आर ए को जनरली वी कैन निगलेक्ट इट, व्हेन वी निगलेक्ट आर ए देन जेड एस विल बी नथिंग बट जे एक्स एस। ठीक है, it means that when it is a jxs, r is no more there, so gamma should be equal to 90 degrees. ठीक है, so if I put gamma equal to 90 degrees in these equations, so this part will be no more there because cos of gamma is equal to 0. So what we get is the real power that this generator it will deliver, that will be equal to 3 into e into v divided by xs into sine of delta. ठीक है, और जो reactive power that this generator it will deliver, that will be equal to e into 3 into v divided by xs e into cos of delta minus v. ठीक है, so these two are very important equation। तो ये हमें ये बताती हैं जो रियल पावर डिलीवर करेगा जनरेटर वो E और V के प्रोडक्ट, E का जो मैग्नीट्यूड है बिकॉज E इज ए फेजर, और लेकिन E का मैग्नीट्यूड जो है मल्टीप्लाइड बाय V का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय XS जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ डेल्टा। डेल्टा क्या चीज है, डेल्टा इज नथिंग बट इट इज द एंगल बिटवीन E फेजर एंड V फेजर के दरमियान एंगल है। यहाँ पे इफ वी अगेन रिविजिट 3.6 फिगर, ठीक है, तो ये हमारे पास डेल्टा है बेसिकली। ठीक है, अगर हम एक्साइटेशन को अगर हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर रियल पावर कांस्टेंट है, इफ रियल पावर दैट इज कांस्टेंट बिकॉज टरबाइन से जो पावर आ रही है कांस्टेंट आ रही है, टरबाइन को आपने मजीद जो है फ्यूल आपने नहीं दिया है, आपने वाटर की जो क्वांटिटी है उसको कांस्टेंट रखा है, तो इसका मतलब ये है कि रियल पावर जो जनरेटर डिलीवर कर रहा है वो कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि जब हम ई को चेंज करते हैं, ई को कैसे चेंज कर सकते हैं, फील्ड करंट से चेंज कर सकते हैं। जब फील्ड करंट से आप ई को चेंज करेंगे तो पावर पीछे से जो आ रही है वो तो कांस्टेंट है, तो अब क्या होगा, ये डेल्टा चेंज हो जाएगा, डेल्टा विल इंक्रीज। ई को जब आप डिक्रीज करेंगे तो डेल्टा इंक्रीज होगा, ताकि इस साइन डेल्टा और ई का जो प्रोडक्ट है दैट विल ऑलवेज रिमेन द कांस्टेंट बिकॉज दिस रियल पावर or the power that is coming from the turbine mechanical power that is constant। ये हमारे पास रिएक्टिव पावर है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रिएक्टिव पावर जो है वो E को अगर हम चेंज करें तो रिएक्टिव पावर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, E की एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ IF, जब E को मैं IF को मैं कम करता चला जाऊंगा तो E भी कम होता चला जाएगा। एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ IF दिस फैक्टर विल बी लेस देन V, उस सूरत में जो Q है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। इट मींस दैट इफ दैट इज द सिचुएशन देन दिस जनरेटर इट विल एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर।
ठीक है। और ये चीज यहां से भी नजर आती है, ये देखिए यहाँ पे एक्टिव पावर किसके बराबर है, रिएक्टिव पावर इसमें लेगिंग की सूरत में आई ए इंटू साइन ऑफ डेल्टा, साइन ऑफ थीटा वन, ठीक है, ये हमारे पास है ये वाला फैक्टर उसको वी के साथ, और यहाँ पे फिर लीडिंग में जो है, ठीक है, तो जब लीड कर रही होती करंट तो फिर जनरेटर क्या करता है, दिस सिंक्रोनस जनरेटर इट 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 एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर। इसी वजह से सिंक्रोनस जनरेटर की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि अगर आपने पावर फैक्टर को करेक्ट करना है, फॉर इंस्टेंस आप क्या करते हैं, यू यूज कैपेसिटर्स। अगर लीडिंग पावर फैक्टर है, लीडिंग पावर फैक्टर लेगिंग पावर फैक्टर है, तो आप फैक्ट्री के प्रेमिसेस में आप क्या इंस्टॉल करते हैं, यू इंस्टॉल कैपेसिटर्स, capacitor bank, it will absorb. Up now the exchange of reactive power, it will take place between inductive load and the capacitor that you have installed at your premises. आप ये समझ लें कि ये इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के कजन्स हैं, एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, ठीक है। इंडक्टर के पास जब वो रिएक्टिव पावर को निकाल रहा होता है तो वो कैपेसिटर में आके जमा हो जाती है। जब कैपेसिटिव इंडक्टर को रिएक्टिव पावर की जरूरत होती है तो फिर इंडक्टर क्या, कैपेसिटर क्या करता है, उसी रिएक्टिव पावर को सप्लाई करता है। तो रिएक्टिव पावर का फ्लो जनरेटर की तरफ नहीं होता है। अगर रिएक्टिव पावर जनरेटर सप्लाई करे, ठीक है, या जनरेटर उसको एब्जॉर्ब करे, तो इसका मतलब है देयर विल बी हेवी करंट ट्रांसमिशन लाइंस, जिसकी वजह से आई स्क्वायर आर लॉसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और जनरेटर की जो साइज होता है ये भी रिएक्टिव पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है। मोर रिएक्टिव पावर इट इज गोइंग टू डिपेंड, इसका साइज बड़ा होगा। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है ये आपने कभी किलोवाट में आपने नहीं सुना होगा, इट्स रेटिंग इज आल्सो इन केवीए, ठीक है। अगर रिएक्टिव पावर ज्यादा इसने अगर हैंडल करना है तो इसका साइज अकॉर्डिंगली क्या होगा, फॉर ए गिवन अगर कोई लोड है, किसी जगह पे कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये सप्लाई कर रहा है लोड को, किसी फैक्ट्री को लोड कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, दो फैक्ट्रियां हैं ए और बी, दोनों का एक्टिव पावर दोनों की सेम है, लेकिन एक फैक्ट्री ज्यादा रिएक्टिव पावर ले रही है दूसरे के मुकाबले में, तो जो फैक्ट्री ज्यादा रिएक्टिव पावर ले रही है उसको जो ट्रांसफार्मर सप्लाई कर रहा है पावर, ठीक है, उस ट्रांसफार्मर का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। इज इट क्लियर? तो ये जनरेटर्स जो हैं सिंक्रोनस जनरेटर, दे आर आल्सो यूज्ड फॉर इंप्रूविंग पावर फैक्टर। तो वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्साइटेशन वोल्टेज आई एफ को सिंपली आप चेंज करते हैं। चेंज करने से जो रिएक्टिव पावर जो है ये क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आप एक सिंक्रोनस जनरेटर है, ठीक है, आप जो है वो सिंक्रोनस जनरेटर की आईएफ को आप चेंज करें तो ये रिएक्टिव पावर सप्लाई भी कर सकता है और ये रिएक्टिव पावर क्या कर सकता है, ले भी सकता है। इज इट क्लियर? तो इसका ये फायदा है अगर हमारे पास सिस्टम में सिंक्रोनस जनरेटर्स। समटाइम्स इसको फैक्ट्री के प्रेमिसेस में अगर आपने एक सिंक्रोनस मोटर है इवन, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर को भी आज एज ए आपने सुना होगा कि सिंक्रोनस कंडेंसर की बात करते हैं, तो उसकी मदद से आप क्या करते हैं, फैक्ट्री की प्रेमिसेस में लगाते हैं, तो आईएफ को चेंज करते हैं। चेंज करके इस सिंक्रोनस मोटर जो है इसके शाफ्ट पे आप कोई लोड नहीं लगाते हैं। रिमेंबर दैट सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर में फ़र्क क्या है, द ओनली डिफरेंस इज, ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर के शाफ्ट को एक्सटर्नल जो है किसी टरबाइन से रोटेट करते हैं, ठीक है, और सिंक्रोनस मोटर की कंस्ट्रक्शन भी एग्जैक्टली वही है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर को हम 3 फेज सप्लाई देते हैं। अगर किसी फैक्ट्री में आपने पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है तो फैक्ट्री में रादर देन इंस्टॉलिंग ए कैपेसिटर बैंक, वहाँ पे आप क्या करें, एक सिंक्रोनस मोटर आप वहाँ पे इंस्टॉल करें, ठीक है। अब नाउ इस सिंक्रोनस मोटर को नो लोड पे चलाएं, ठीक है, तो इसका मतलब है ये तकरीबन कितनी पावर ड्रा करेगी इस सप्लाई से, इट विल ड्रा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर, लेकिन इसकी फील्ड करंट को आप कम ज़्यादा करके क्या कर सकते हैं, आप इसकी फील्ड करंट को कम ज़्यादा करके जब आपने उसकी जो रिएक्टिव पावर की, क्योंकि फैक्ट्री के लोड्स जो हैं, अगर आपने फिक्स्ड एक बैंक लगाया आपने फैक्ट्री की प्रेमिसेस में, उसमें एक मसला होता है क्योंकि बहुत सारी मोटर्स सारा दिन जो है टर्न ऑन एंड ऑफ होती रहती, कभी कम मोटरें चल रही होती, कभी ज़्यादा चल रही होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फैक्ट्री की जो रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है वो सारा दिन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। सो अगर कैपेसिटर बैंक आपने लगाया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक गिवन उसके लिए तो ये कैपेसिटर बैंक जो है रिएक्टिव पावर सप्लाई या उसमें से एब्जॉर्ब करेगा, सप्लाई करेगा, लेकिन अगर ये सारा दिन अगर चेंज होती रहती है रिएक्टिव पावर की जो डिमांड है फैक्ट्री की,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फैक्ट्री का जो पावर फैक्टर है वो सारा दिन क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, इवन इफ यू हैव इंस्टॉल्ड ए कैपेसिटर बैंक। ठीक है, तो अगर आपने एक सिंक्रोनस मोटर लगाई तो उसका फायदा ये है, सिंपली इसके फील्ड करंट को आप इस तरीके से कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फील्ड करंट को चेंज करके आप इसी उसको जनरेटर को, इसी इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर है, इससे आप एज इफ इसको आप अगर इसको एज ए बाहर वाले सर्किट जो है उसके लिए एज इफ इट इज ए इंडक्टर और इट इज ए कैपेसिटर। ठीक है, अगर ये उसको एब्जॉर्ब कर रहा है रिएक्टिव पावर को, ठीक है, तो एज इफ दिस इज ए नॉट ए कैपेसिटर, इट बिहेव्स एज एन इंडक्टर। ठीक है, लेकिन अगर आप आई एफ को बहुत कम करेंगे, ठीक है, तो उस सूरत में ये किसके तौर पे एक्ट करता है, एज इट एक्ट्स एज ए कैपेसिटर। ठीक है, और ये एब्जॉर्ब करती है, ये जो सिंक्रोनस मोटर है ये रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करेगी। तो इसके लिए आपने टर्मिनोलॉजीज भी शायद इफ यू रिमेंबर, इसके लिए हम व्हेन E is greater than V, the generator delivers reactive power to the bus and the generator is said to be overexcited। ठीक है, तो लोड्स की रिक्वायरमेंट है, रिएक्टिव पावर भी चाहिए। ठीक है, तो सो ए जनरेटर जो है वो रिएक्टिव पावर को सप्लाई भी कर सकते हैं, एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। सप्लाई कब करेगा, व्हेन E is greater than V, E greater than V है, और इफ E is less than V, ये लोड के लिए ये जो जनरेटर है इट विल, ये रियल पावर भी सप्लाई करेगा एट द सेम टाइम। ठीक है, ये रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब भी करेगा। ठीक है, सो E लेस देन V कब होगा, व्हेन IF की वैल्यू को बढ़ाने से E बढ़ जाता है, IF की वैल्यू को कम करने से E क्या होता है, कम होता है। एट सर्टेन वैल्यू ऑफ IF ऑफ कोर्स E विल बी लेस देन V, और E को अगर उस सर्टेन वैल्यू से बढ़ाना शुरू कर दें तो E V से क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, so here is what we have, so here three phase power and here we have reactive power। now generally अगर हम E और V को constant रखें यहाँ पे, ठीक है, E और V, here we have if E and V are held fixed and the power angle delta is changed by varying the mechanical driving torque। अगर E को मैं फिक्स रखता हूँ और V को मैं फिक्स रखता हूँ, लेकिन इनपुट पावर को मैं बढ़ाना शुरू कर दूँ, E, और चूंकि E V क्यों फिक्स है, बिकॉज इट इज द जनरेटर इज कनेक्टेड विद द इन्फिनिट बस। E क्यों फिक्स है, बिकॉज इफ यू डू नॉट चेंज IF इट मींस दैट E विल रिमेन फिक्स्ड। E भी फिक्स्ड है, V भी फिक्स्ड है। अब आपने पानी की क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी पेनस्टॉक में से बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इनपुट, जो पावर जो आ रही है, वाटर की जो हाइड्रोलिक पावर है, वो आपके टरबाइन में आ रही है, टरबाइन से फिर जनरेटर में आ रही है। क्योंकि आपने ये दोनों चीजें आपने क्या रखी हैं, कांस्टेंट रखी हैं। तो लेकिन चूंकि इनपुट पावर ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर इसको बढ़ना चाहिए, इनपुट पावर ज्यादा आ रही है। इसका मतलब ये हो कि ये डेल्टा क्या होना शुरू हो जाएगा, साइन डेल्टा की अगर वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी तो ये फैक्टर क्या होना शुरू हो जाएगा, इट विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो अगर इस फेजर डायग्राम को देखूं, ठीक है, अगर F को मैं कांस्टेंट रखूं, IF को मैं कांस्टेंट रखूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लेंथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। V इज ऑलरेडी कांस्टेंट। पावर किसके बराबर है, E इंटू V डिवाइडेड इंटू कॉज ऑफ डेल्टा। अगर मैं इनपुट पावर बढ़ाऊं, ठीक है, चूंकि पावर तो बढ़ गई है लेकिन V की जो लेंथ है वो बड़ी नहीं है, तो इसका मतलब है ये V एक सर्कल में इस डायरेक्शन पे मूव करना शुरू कर देगा, इस लाइन के ऊपर मूव नहीं करेगा, क्योंकि IF को आपने चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो सो E इस एक सर्कल में E की लेंथ सेम रहेगी, लेकिन E ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा ताकि E और V के दरमियान जो एंगल डेल्टा है ये बढ़े, क्योंकि इनपुट पावर आपने बढ़ाई है। सो पावर को बढ़ना चाहिए, तो उस सूरत में जब भी इनपुट पावर आप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो डेल्टा क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, और साइन डेल्टा क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो हियर इज व्हाट वी हैव, अल्टीमेटली हियर इज ए पर्टिकुलर, जब एंगल है डेल्टा, जब ये डेल्टा की वैल्यू 90 के बराबर हो जाए, तो उस सूरत में फिर हमारे पास ये जो जनरेटर है ये मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा, विच इज इक्वल टू 3 इंटू E डिवाइड बाई V डिवाइड बाई XS। ये मैक्सिमम पावर एक जनरेटर जो डिलीवर कर सकता है वो इसके बराबर है। लेकिन दिस डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 90,
बिकॉज इसमें ट्रांजिएंट्स की वजह से इस डेल्टा की वैल्यू में अगर 90 के करीब हो या 90 के बराबर हो तो ट्रांजिएंट्स की वजह से ये हमारा सिस्टम जो है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। और उसकी वजह से ये जो जनरेटर्स हैं दे कैन लूज देयर एक्साइटेशन, दे कैन लूज देयर सिंक्रोन, दे आर ऑलरेडी सिंक्रोनाइज्ड विद द ग्रिड, तो उनके सिंक्रोनाइजेशन जो है वो लूज हो जाते हैं। तो जनरली डेल्टा इज maybe 25 degrees, maybe 35 degrees, maybe 40 degrees, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन लूज करने का खतरा होता है इफ देयर आर सम ट्रांजिएंट्स इन आवर सिस्टम। So equation 3.22 shows that small delta cos delta, अगर small delta अगर हमारे पास हो, डेल्टा की वैल्यू जैसा कि हमने कहा कि डेल्टा की वैल्यू 90 नहीं होती, इसकी वैल्यू कम होती है, मे बी 25 मे बी 30। जब डेल्टा की वैल्यू कम हो तो cos ऑफ डेल्टा इज ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, cos of 10 it might be 0.99 or 98, cos of 20 it might be 0.9, cos of 30 it might be 0.8 or something like that, ठीक है। आप जरा उसको प्लॉट करके देख सकते हैं, आप उसकी वैल्यूज को कैलकुलेटर से देख सकते हैं। एनीवे व्हेन डेल्टा इज स्मॉल, ठीक है, cos of delta is approximately equal to 1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में cos of delta को approximately equal to 1 कर दूं तो ये मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, रिएक्टिव पावर इट इज इक्वल टू 3 into v डिवाइड बाय एक्स ई माइनस वी, ठीक है। सो डिफरेंस ऑफ ई जो एक्साइटेशन वोल्टेज है और टर्मिनल वोल्टेज है उसका डिफरेंस ले लें और v डिवाइड बाय एक्स एस और उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, द रिएक्टिव पावर दैट द जनरेटर कैन सप्लाई और इट कैन एब्जॉर्ब, ठीक है। एब्जॉर्ब कब करेगा, व्हेन E इज लेस देन V, और सप्लाई कब करेगा, व्हेन E इज ग्रेटर देन V। और E लेस और ज्यादा कैसे कर सकते हैं आप, इट इज इन योर कंट्रोल। एक्साइटेशन वो जो करंट है, रोटर को जो करंट डीसी करंट हम देते हैं उसको कम ज्यादा करें, वहां से E जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जब तक इनपुट पावर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, जनरेटर की जो P जो पावर है, ठीक है, ये वाली पावर उसकी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जो रोटर की जो करंट है उसको चेंज करने से ये उस रिएक्टिव पावर जो जनरेटर डिलीवर करेगा उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर इज ए वेरी सिंपल एग्जांपल, इसको हम देखते हैं। एक जनरेटर है 50 MVA का, यहाँ पे हमने मेगावाट की बात नहीं की है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने उसकी अपेरेंट पावर की बात की है 50 MVA। जनरेटर्स की जो रेटिंग्स हैं, दोज रेटिंग्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ MVA रेटिंग्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अपेरेंट पावर, ठीक है। सो एक जनरेटर है जिसकी अपेरेंट पावर जिसके लिए ये डिजाइन किया गया है, इट कुड डिलीवर 50 MVA। रियल पावर कितनी डिलीवर करेगा, रिएक्टिव पावर कितनी डिलीवर करेगा ये जनरेटर, इट डिपेंड्स अपॉन द लोड और उसका पावर फैक्टर पे। अगर पावर फैक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, पावर फैक्टर ज्यादा होगा तो इसकी कंट्रीब्यूशन जो 50 MVA मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा, पावर फैक्टर लोड, पावर फैक्टर किस चीज पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द लोड। मोर इंडक्टेंस इज देयर इन द लोड, द पावर फैक्टर विल बी लेस, और मोर रेजिस्टेंस इज देयर इन द रोड, द पावर फैक्टर विल बी मोर, इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर विल बी देयर, ठीक है। अगर पावर फैक्टर हमारे पास लेस है, पावर फैक्टर ये जो रियल पावर ये जनरेटर डिलीवर करेगा वो किसके बराबर होगी, 50 into cos ऑफ थीटा। थीटा लोड पे डिपेंड करता है, ठीक है, डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पे। फॉर एग्जांपल अगर लोड चेंज हो जाए, पावर फैक्टर चेंज हो जाए तो रियल पावर जो डिलीवर करेगा ये जनरेटर वो चेंज हो जाएगी। सिमिलरली जो रिएक्टिव पावर है वो भी डिपेंड करती है। रिएक्टिव पावर किसके बराबर होगी, 50 into साइन ऑफ थीटा, जो लोड का जो पावर फैक्टर है, ठीक है। 3 kV जनरेटर की ये वाली जो पावर है इसको हमने दिया है इस अपेरेंट पावर 30 kV इज ऑलवेज ए 3 फेज जनरेटर हो, 3 फेज ट्रांसफार्मर हो, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ 3 फेज जनरेटर, नॉट द सिंगल फेज, इट्स सिंगल फेज पार्ट की नहीं है, 3 फेज जनरेटर की पावर इतनी है, ठीक है। 3 फेज जनरेटर की जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है ये हमेशा ट्रांसफार्मर्स में भी ये वाली जो वोल्टेज है दिस इज ऑलवेज लाइन टू लाइन वोल्टेज, ठीक है। ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है, ये जनरेटर की पावर है, 3 फेज है, और ये व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ऑफ कोर्स
In USA the frequency of 60 hertz, in Pakistan the frequency is 50 hertz. Here's a synchronous reactance of XS जो है that is 9 ohm XS per phase, ये एक phase की इतनी है, and negligible resistance, इसकी resistance उसने neglect किया है. The generator is delivering rated power at a 0.8 power factor lagging. Rated power ये deliver कर रहा है और किस power factor पे? It is 0.8 factor और lagging है. At the rated terminal voltage to an infinite bus. Terminal voltage हमारे पास क्या है? That is line to line voltage हमारे पास 30 kV है. Infinite bus है, इसका मतलब है this voltage it will remain constant. ठीक है, और कितनी पावर फैक्टर पे कर रहा है? 0.8 पे. और कितनी पावर दे रहा है? इट इज रेटेड पावर. ठीक है, सो रेटेड पावर आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? जी जी अंसारी साहब. सर वो बीमार है, उसने कहा मैं आज नहीं आऊंगा. अच्छा, खैरियत तो है ना? जी जी सर खैरियत है, बस ऐसे ही वो बीमार पड़ा. अच्छा चले आप बताए ना इसका कितना रियल पावर ये कितनी डिलीवर करेगा ये जनरेटर? सर ये एपरेंट पावर को ना इसके पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.8. वेरी गुड वेरी गुड. ये रियल पावर इस वक्त ये रियल पावर कितनी डिलीवर करेगा? 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, 40. ठीक है. और रिएक्टिव पावर कितनी डिलीवर करेगा? 0.8 का cos इनवर्स ले लें, ठीक है, और वहां से आपके पास एंगल ले आएगा, उसको साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दें. 0.6 हो जाएगा. साइन निकाले और उसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये इस वक्त अंडर रेटेड कंडीशंस आपके पास आ जाएगी कि ये रियल पावर कितनी डिलीवर कर रहा है और रेटेड पावर कितनी डिलीवर कर रहा है. ठीक है, लेकिन ये सिस्टम है ऑफ कोर्स, इसको पहले हम सिंगल फेज के तौर पे हम आपने क्या निकालना है? वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एक्साइटेशन वोल्टेज पर फेज ई निकालना है. और पावर एंगल जो है, ये जो डेल्टा एंगल है इसको हम पावर एंगल कहते हैं. ठीक है, हमने डेल्टा भी निकालना है और हमने ई भी निकालना है. इट्स वेरी सिंपल. देखें, ये यहाँ पे अगर मुझे किसी तरीके से आई ए मिल जाए, वी मुझे पता है. वी क्यों पता है? क्योंकि इससे 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर के लिए उसने बताया है कि बस की वोल्टेज, इसकी टर्मिनल वोल्टेज है वो 30 kV है, लेकिन 30 kV कौन सी है? लाइन टू लाइन वोल्टेज है. हमने निकालना है ई निकालना है. ये सिंगल फेज इसकी डायग्राम है. वी पहले हम निकालेंगे, वी को हम लिखेंगे 30 kV डिवाइड बाय √3, तो वो हमारे पास फेज वोल्टेज हो जाएगी. तो इसका मतलब है ये वोल्टेज मुझे पता है. ठीक है, अगर किसी तरीके से आई ए मुझे पता चल जाए, ठीक है, आई ए को मैं एक्स एस ऑलरेडी उसने बताया है 0.9 लिखा है या 9 लिखा है, ठीक है, वो मुझे पता है. ये वाला फैक्टर भी मुझे पता है. इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा उसको वी के साथ ऐड करूंगा तो मेरे पास ई आ जाएगा. वेरी सिंपल. ठीक है, जब ई कैलकुलेट करूंगा तो ऑलरेडी उसमें डेल्टा, इसको अगर मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, वी एंगल 0 कर लेता हूँ, रेफरेंस आपकी मर्जी है, इसको वी एंगल 0 का नाम दे देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली इसमें जब ये चीज मैं ऐड कर दूंगा तो उससे जो भी जवाब आएगा तो उसमें ई में ऑलरेडी वो एंगल भी मौजूद होगा. ठीक है, तो पहला पार्ट निकालने के लिए, पहला पार्ट क्या है? हमने निकालना है पर फेज ई निकालना और डेल्टा निकालना. इट्स वेरी सिंपल. एस किसके बराबर है? 3 फेज कम्प्लेक्स पावर किसके बराबर होगी? 50 एंगल. अगर वो आप पावर ट्राइंगल की अगर जहन में ले आए तो एस के साथ एंगल आता था. ठीक है, कॉज इनवर्स करें तो 0.8 का कॉज इनवर्स ले लें तो 36.87 आ गया. 50 36.87 MVA है. 50 कॉज ऑफ दिस एंगल करें तो हमारे पास रियल पावर आ जाएगी. 50 साइन ऑफ दिस एंगल करें तो हमारे पास रिएक्टिव पावर आ गई. ठीक है, सो रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज हमारे पास किसके बराबर आ गई? V30. ये रेटेड वोल्टेज पर फेज, क्योंकि हम इस सर्किट को ई पर फेज निकालना है, तो ये जो वोल्टेज ये हमेशा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लाइन टू लाइन वोल्टेज होती है. ठीक है, इसको पहले मैं फेज वोल्टेज लिखूंगा. कैसे लिखूंगा? 30 डिवाइड बाई 3, 17.32, और इसको रेफरेंस ले लें. ठीक है, उसको आर्बिट्रेरली इसका एंगल कोई भी रख सकते. मसलन फॉर एग्जांपल इसको मैं 10 रख लेता हूँ, इट डजंट मैटर. इसको आप 90 रखें, इट डजंट मैटर. तो बाकी जो क्वांटिटीज है अकॉर्डिंगली उसमें वो वाला एंगल क्या एडजस्ट हो जाएगा. लेकिन फॉर कन्वीनियंस, चीज़ों को सिंपल रखने के लिए इसको मैं 0 रख लेता हूँ. आर्बिट्रेरी है, मेरी मर्जी है जो भी रख लूँ, तो इसको मैं 0 रख लेता हूँ. ठीक है, लेकिन वंस यू फिक्स द एंगल ऑफ दिस, बाकी फिर आगे जो बाकियों के एंगल आ जाएंगे, आई ए का एंगल आएगा, ई का एंगल आ जाएगा, वो फिर इसके रेफरेंस से होगा. ठीक है, तो इसको फिर मैंने रेफरेंस ले लिया. सो व्हाट आई नो इज 3 इंटू जो पावर की इक्वेशन है
पावर की इक्वेशन किसके बराबर है? इट इज 3 फेज पावर 3 इंटू वी इंटू आई ए। ठीक है, मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है मैं आई ए निकालना चाहता हूँ। आई ए क्यों निकालना चाहता हूँ? बिकॉज अगर आई ए मेरे पास आ गया तो ये ऑलरेडी मुझे पता है, उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, वी में ऐड करूंगा तो ई आ जाएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, तो आई ए निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे पता है 3 इंटू वी इंटू आई ए स्टार इज इक्वल टू 3 फेज पावर, या आई ए किसके बराबर होगा? इट विल बी थ्री फेज जो कॉम्प्लेक्स पावर है उसका स्टार डिवाइड बाई 3 वी का स्टार। 3 फेज कॉम्प्लेक्स पावर किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, और वी किसके बराबर है? सिंगल फेज। ये जो वोल्टेज है ये सिंगल फेज वोल्टेज है। जब हम यहाँ पे 3 इंटू आई ए इंटू वी लिखते हैं तो आई ए इज फेज करंट, और हमारे पास वी जो है वो हमारे पास क्या चीज है? फेज वोल्टेज है। ठीक है, सिंगल फेज टू लाइन टू जो है। ठीक है, सो आई ए हमारे पास ये चीज है 50 डिवाइडेड बाय ये फेज जो वोल्टेज है। ठीक है, इससे जब मैं डिवाइड करते हल करता हूं तो व्हाट आई गेट इज आई विल गेट करंट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। जब करंट आ गई तो इट्स वेरी सिंपल, इस जो वोल्टेज है ये वाली वोल्टेज है, इसमें आप ऐड करें सिंपली ये वाला ड्रॉप। ये वाला ड्रॉप किसके बराबर आएगा? आई ए ऑलरेडी आई हैव कैलकुलेटेड। ठीक है, इस ये जो फेज वोल्टेज है, वी जो है टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है, बस की जो वोल्टेज है उसमें आप ये करें J9 इंटू दिस करंट, इसके साथ मल्टीप्लाई करके हल करें, व्हाट यू गेट इज यू विल गेट दिस थिंग। ठीक है, तो इसमें से इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज एक्साइटेशन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है ई का, और ये 17.1 क्या चीज है? ये वी से इतना एंगल आगे लीडिंग है। दिस डेल्टा इज बेसिकली दिस एंगल, ये वाला एंगल वी है, वी का एंगल 0 है, और ई जो मैंने कैलकुलेट किया उसका ये वाला एंगल है जिसको हमने पावर एंगल का नाम दिया था। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर एंगल आ गया। तो यहाँ पे इस पहले पार्ट में हमने यही करना था, ई निकालना था और उसके साथ पावर एंगल निकालना था। अब नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज विद द एक्साइटेशन हेल्ड कांस्टेंट एट वैल्यू फाउंड इन ए। अब आपने एक्साइटेशन आपने चेंज नहीं करनी है, आपने ई की वैल्यू निकाली। ठीक है, ई की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। अब एक्साइटेशन को आपने चेंज नहीं करना, वट एवर द वैल्यू ऑफ ई इज इट विल रिमेन द सेम। ठीक है, the value of A, the driving torque is reduced until the generator is delivering 25 megawatt. अब आपने इनपुट पावर जो है, ड्राइविंग टार्क जो है, पानी की जो क्वांटिटी पिनस्टॉक में से आ रही थी उसको आपने कम कर दिया। तो इसका मतलब है रियल पावर जो जनरेटर डिलीवर करेगा वो क्या होगी? वो कम हो जाएगी। ठीक है, रियल पावर आप ई जो है, ई इज ए कांस्टेंट। यहाँ पे देखें ई की जो लेंथ है ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि एक्साइटेशन को चेंज नहीं किया है। V is constant, क्यों constant है? Because it is the बस की वोल्टेज है, इन्फिनिट बस की वोल्टेज है। ठीक है, इनपुट पावर कम कर दिया तो पावर की इक्वेशन क्या है? E इंटू वी इंटू साइन ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाई XS। ठीक है, E की पावर कम जो इनपुट पावर कम कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर जो है, ये जो जनरेटर डिलीवर पावर करेगा वो कम हो जाएगी। E कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, XS इज ए कांस्टेंट, तो डेल्टा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये वाला फैक्टर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये फैक्टर कम होने का मतलब क्या है? डेल्टा कम होना चाहिए, रिड्यूस, डेल्टा शुड रिड्यूस। डेल्टा रिड्यूस होने का मतलब क्या है? अब ये वाला जो लाइन है ये थोड़ी सी नीचे यहाँ कहीं आ जाएगी, ये किसी सर्कल में मूव करेगी क्योंकि इसकी लेंथ को आपने चेंज नहीं करना। ये पॉइंट यहाँ आने के बजाय दिस पॉइंट विल अपीयर समवेयर हियर, लेट मी राइट। ये फिर ये जो ई की वैल्यू है नया एक ई शिफ्ट हो जाए, इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी लेकिन ई का जो एंगल जो है ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रियल पावर आपने क्या कर दिया? कम कर दिया, लेकिन ई को आई एफ को आपने चेंज नहीं किया तो ई विल रिमेन कांस्टेंट, वी इज कांस्टेंट। पावर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ डेल्टा। इनपुट पावर आपने कम कर दी, टार्क ड्राइविंग टार्क आपने कम कर दिया तो पावर कम हो गई, तो इसका मतलब है साइन ऑफ डेल्टा को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। दैट मीन्स ई और वी के दरमियान एंगल को कम होना चाहिए। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज आप जब ये V कम, आपने इनपुट पावर कम कर दिया, नाउ व्हाट इज हैपनिंग? ठीक है, वो यहां से आपको नजर आएगा। जब आपने इनपुट पावर कम कर दिया तो V E हमारे पास यहां आ गया, तो इसका मतलब JXSIA हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट है ये फिर इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये करंट थोड़ी सी इस डायरेक्शन पे आ जाएगी।
ठीक है, लेकिन इनपुट पावर आपने कम कर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड भी जो है, करंट का फेज एंगल भी चेंज हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनपुट जो पावर डिलीवर करता है ये किसके बराबर, आई ए कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई वी के बराबर है। ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, नाउ वी लुक एट दिस डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, एक्साइटेशन वोल्टेज को आपने फिक्स कर दिया है, तो इसका मतलब है कि पर फेज वोल्टेज पर फेज ये 23.56 ई फिक्स हो गया। ठीक है, ई फिक्स हो गया और इसका ये एंगल 17.1 है, डेल्टा इज 17.1। व्हेन द जनरेटर डिलीवरिंग 25 मेगावाट, 25 मेगावाट जब डिलीवर करेगा तो रियल पावर, ये हमारे पास इक्वेशन है रियल पावर की। ठीक है, 25 मेगावाट ये 25 होगा, ई को आपने फिक्स किया है, वी को आपने फिक्स किया है, एक्स ई इज ऑलरेडी फिक्स्ड। उसने कहा था ना कि एक्साइटेशन को, पहला पार्ट जो था ए पार्ट के बाद उसने कहा था एक्साइटेशन को हमने चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपने जो इनपुट टार्क जो था उसको आपने रिड्यूस किया, उसकी वजह से जो पावर डिलीवर जनरेटर कर रहा है वो कम होकर 25 मेगावाट हो गया। सो चूंकि एक्साइटेशन आपने चेंज नहीं की है तो ई इज फिक्स्ड, वी इज फिक्स्ड, एक्स एस इज फिक्स्ड, ये 50 की बजाय अब 25 हो गया। तो क्या चीज चेंज हो जाएगी, ये साइन डेल्टा चेंज हो जाएगा। बेसिकली डेल्टा चेंज होने का अब साइन डेल्टा कम हो जाएगा, क्योंकि ये पावर कम हो गई। कम होने का मतलब क्या है, डेल्टा कम हो जाएगा, एंड दैट डेल्टा कम्स आउट टू बी, दैट इज 10.591। ई की वैल्यू फिक्स है, वी की वैल्यू फिक्स है। जब इनपुट पावर आपने कम कर दी तो अब क्या हो गया, अब ये हुआ कि वो डेल्टा जो है कम हो गया, दैट मींस ई और वी के जो दरमियान एंगल था वो रिड्यूस हो गया, एंड दैट एंगल इज 10.591 हो गया। और करंट कितनी हो जाएगी, ई, अब पहले एंगल कितना था 70 था, अब ई का मैग्नीट्यूड अब भी वही है, लेकिन इसका एंगल 10.591 हो गया है। उसमें से वी को आप सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड बाय J9, यहाँ पे हियर वी हैव, अब ई हमारे पास किसके बराबर हो गया, न्यू ई इज 23 kV, एंगल 10.1, वी अब भी हमारे पास 17 है। ठीक है, उसको अब जब इससे हम डिवाइड करेंगे, इसका एंगल 0 है वी का, इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी गेट इज, वी विल गेट द न्यू करंट। ठीक है, अब जब पावर कम हो जाएगी तो करंट, हम देखते हैं कि करंट कम भी हो गई है, और इट इज एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस केस, it was minus 36.87 लैगिंग था, लेकिन अब 53.43 लैगिंग हो जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड भी कम हो गया करंट का, एट द सेम टाइम ये मोर लैगिंग हो गया। और अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं, फेजर डायग्राम पे भी देखूं, तो यहाँ से भी मुझे समझ आती है इट शुड बी मोर लैगिंग। क्यों मोर लैगिंग होनी चाहिए, क्योंकि वी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, पावर कम करने से डेल्टा हैज रिड्यूस्ड, तो वी इसके बजाय वी यहाँ पे आया है। अब JXS ये वाला वेक्टर जो है, ये वाला फेजर जो है वो JXSIA है, ये वाला। ठीक है, जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, करंट क्या होनी चाहिए, दिस करंट शुड ऑलवेज बी, दिस करंट शुड बी ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक है, इस डायरेक्शन पे 90 डिग्रीज पीछे होना चाहिए, इसके लिहाज से, इसके लिहाज से। प्रीवियस वाली जो करंट थी वो इसके लिहाज से 90 डिग्रीज पीछे थी। ठीक है, प्रीवियस जो फर्स्ट पार्ट था उसमें जो करंट थी वो किसके लिहाज से 90 डिग्री थी, वो आई जो ये वाली जो करंट थी इसके लिहाज से थी। इसके लिहाज से देखें तो हमारे पास ये बन जाता है। ठीक है, जब आपने पावर कम कर दिया और ई की वैल्यू को आपने चेंज नहीं की तो ये करंट फिर क्या हो गई, ज्यादा लैगिंग हो जाएगी। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। प्रीवियस केस के मुकाबले में अब करंट थोड़ी सी मजीद लैगिंग हो जाएगी, -53 हो जाएगी, और उसकी लेंथ भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन 1। एग्जाम्पल हमारे पास 1 है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल 1 का, अब नो, डिटरमिन द करंट एंड पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ऑफ कोर्स देन कॉज ऑफ 53, अब देखें ये लैगिंग है और पावर फैक्टर कम हो गया। ठीक है, नाउ the third part is, if the generator is operating at excitation voltage of part A, what is the steady state maximum power of machine can deliver before losing synchronism? Also find the armature current corresponding to this maximum power. अब वो पूछता है कि कितना मैक्सिमम पावर जो डिलीवर कर सकता है वो कितनी हो सकती है। ठीक है, तो कितनी डिलीवर करेगा, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 90। ठीक है, पार्ट ए के लिए उसने कहा, पार्ट ए के लिए, पार्ट ए में हमारे पास कितना था, पावर फैक्टर 0.8 था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है डेल्टा इज इक्वल टू 90,
पी मैक्स किसके बराबर हो गया 3e इंटू वी डिवाइड बाई एक्स साइन ऑफ 90 हो गया। ई पार्ट ए में 23.56 था, वी हमारे पास 17.32 था, और हाउ मच पावर इट कुड डिलीवर, मैक्सिमम पावर। सिंक्रोनिज्म लूज करने से पहले ये मैक्सिमम पावर कितनी डिलीवर कर सकता था दिस जनरेटर, इट कुड डिलीवर 136 मेगावाट। और जब इतनी पावर डिलीवर करेगा तो उस वक्त करंट कितनी होगी, उस वक्त करंट होगी डेल्टा किसके बराबर है, क्योंकि मैक्सिमम पावर डिलीवर करने का मतलब ये है डेल्टा 90 के बराबर है, और डेल्टा किस किस के दरमियान एंगल है, डेल्टा इज एंगल बिटवीन ई एंड वी, ठीक है। और v का एंगल क्या है, v का एंगल 0 है, तो ऑफ कोर्स देन e का एंगल क्या होगा 90 होगा। सो दिस विल बी द e 23 kV एंगल 90 माइनस 17.32 17,320 एंगल 0, उसको J9 के साथ हम जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, व्हाट वी गेट इज वी विल गेट दिस मच करंट IA, ठीक है। द पावर फैक्टर इज गिवन बाय हमारे पास 0.8057 लेगिंग हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल इसको हम करते हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं। एग्जांपल वही है, इसमें इस डिलीवरिंग 40 मेगावाट एट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 30 kV, कंप्यूट द पावर एंगल आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर व्हेन द फील्ड करंट इज एडजस्टेड। यहाँ पे हमने क्या किया था, प्रीवियस केस में हमने फील्ड करंट को कांस्टेंट रखा था, ये बी पार्ट में फील्ड करंट को हमने कांस्टेंट रखा था, लेकिन इनपुट पावर को हमने चेंज किया था। जब इनपुट पावर को चेंज करते हैं, ठीक है, जो टरबाइन से जो पावर आ रही है, ठीक है, जो टार्क जो लगा रहा है टरबाइन उसके शाफ्ट के ऊपर, उसको अगर हम रिड्यूस कर दें, फॉर एग्जांपल कम या ज्यादा करें, तो बेसिकली क्या चीज E कांस्टेंट रहता है, E में चेंज नहीं होती है, V इज ऑलरेडी कांस्टेंट, तो क्या चीज चेंज होता है, उन दोनों के दरमियान एंगल चेंज होता है। लेकिन अगर मैं इनपुट पावर को मैं कांस्टेंट रखता हूं, ठीक है, और अगर मैं IF को चेंज करूं तो E भी चेंज होता है, और दूसरा क्या चीज चेंज होता है, डेल्टा भी, दोनों चेंज हो जाते हैं। तो ये वाली अगली एग्जांपल है, उसमें बेसिकली उसने यही किया है, ये वाली पावर उसने कांस्टेंट रखी है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज V इज आल्सो ए कांस्टेंट, बस की जो वोल्टेज है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, एक्साइटेशन वोल्टेज को चेंज कर रहा है। एक्साइटेशन वोल्टेज इज डिक्रीज टू 79.2%, यानी एक्साइटेशन वोल्टेज को कम कर रहा है, इतना कम कर रहा है, पहले जो वैल्यू थी उससे उसने ये कर दिया। कम कैसे करेगा, फील्ड करंट को कम करके करेगा। बेसिकली उसने फील्ड करंट को कम करने का बताया नहीं है, उसने सिंपली ये बताया है कि टरबाइन का जो टॉर्क लगा रहा है वो तो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आई है प्रीवियस केस में, पार्ट ए जो था प्रीवियस एग्जांपल में। लेकिन उसने एक्साइटेशन वोल्टेज को कम किया, कैसे कम किया, उसने कम किया IF की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर हम सामने रखें, इस इक्वेशन को अगर हम सामने रखें पावर वाली, ठीक है, E को उसने क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। V इज ए कांस्टेंट और P भी हमारे पास क्या चीज है, कांस्टेंट है। जब E को कम करेंगे, ठीक है, अगर ये वाला फैक्टर कांस्टेंट हो तो ये डेल्टा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेल्टा बढ़ जाएगा, ताकि इसका और इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहेगा। यानी इनपुट टॉर्क अगर कांस्टेंट है टरबाइन की तरफ से, फील्ड करंट को अगर मैं चेंज करूं तो कम करूं तो IA की वैल्यू कम हो जाएगी और डेल्टा क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर फील्ड करंट को मैं बढ़ाऊं तो IA बढ़ना शुरू हो जाएगा, डेल्टा कम होना शुरू हो जाएगा, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन सब का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट ही रहे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने क्या किया है, फील्ड करंट को इस तरीके से चेंज किया है कि E की वैल्यू अब क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है। और कितनी चेंज हो गई, इट इज 0.792%, ठीक है। तो इसका मतलब है नई E, आपने IF को चेंज किया, उससे जो नई E आपके पास आ गई, क्योंकि प्रीवियस केस में कितनी E की वैल्यू आई थी, इट वाज 3,558 आई थी, ठीक है। अब आपने IF को चेंज कर दिया, जनरेटर के IF को चेंज कर दिया, ठीक है। नई E की वैल्यू हो गई 18,000 अप्रॉक्सीमेटली 18,000 वोल्ट्स हो गई, ठीक है। सो व्हाट विल बी द पावर एंगल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि E अब क्या हो गया, IF को चेंज करके E आपने कर दिया 18,000 कर दिया, ठीक है। E आपने 18,000 कर दिया E को, ठीक है। तो अब क्या, चूंकि ये पावर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है अब डेल्टा जो है वो चेंज हो जाएगा, डेल्टा को बढ़ना चाहिए। यहाँ से इस इक्वेशन को देखो, अगर मैं इसको कांस्टेंट रखूं, E को अगर कम करना शुरू कर तो डेल्टा क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से भी इस फेजर डायग्राम में भी देखते हैं कि E की वैल्यू मैं कम करना शुरू कर दूं तो इन दोनों के दरमियान E और V के दरमियान जो एंगल है ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। सो हियर इज व्हाट वी हैव, E को आपने कम कर दिया और E की वैल्यू ये हो गई,
तो डेल्टा अब मेरे पास क्या आ जाएगा, P पावर प्रीवियस इक्वेशन जो है सिंपली इसमें पुट करें, इस इक्वेशन में पुट करें, E की वैल्यू को पुट करें, V के वैल्यू को पुट करें, ये वाला फैक्टर XS यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ नीचे आ जाएगा, E यहाँ पे नीचे आ जाएगा, V यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और साइन ऑफ डेल्टा विल बी इक्वल टू ऑन द, ठीक है। तो वहां से आप डेल्टा की वैल्यू साइन इनवर्स की मदद से आप डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड दैट डेल्टा कम्स आउट टू बी 21.8 डिग्रीज। प्रीवियसली फर्स्ट एग्जांपल में डेल्टा की वैल्यू कितनी थी, इट वाज इक्वल टू E के साथ 17 था। अब E का मैग्नीट्यूड उस वक्त कितना था, 23 kV के बराबर था अप्रोक्सीमेटली। अब E का मैग्नीट्यूड आपने कम कर दिया तो एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बढ़ गया, कितना हो गया, 21.8 हो गया। ये एंगल क्यों एडजस्ट हो गया, क्योंकि जो पावर जो टरबाइन से आ रही है इट इज कांस्टेंट, इट डिडंट चेंज। जब वो पावर चेंज ना हो जाए तो E और V के दरमियान एंगल इस तरीके से एडजस्ट होता है कि पावर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब इस अंडर दिस कंडीशन हाउ मच आर्मेचर करंट इज देयर, नया E जो है वो हमारे पास कितना, इसका मैग्नीट्यूड ये है, इसका नए E का एंगल ये है, ठीक है। इसमें से टर्मिनल वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट करें, देखें ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने हैं सिंगल फेज बेस पे, ठीक है। IA हमारे पास J9 से आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दिस मच करंट विल बी देयर, ठीक है। तो उस सूरत में फिर हमारे पास पावर फैक्टर, इस पर्टिकुलर कंडीशन में पावर फैक्टर क्या आ रहा है, इट कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। देन द सेकंड पार्ट इज the excitation voltage is decreased 59.27% of the value found in example 3.1। इसको फर्दर डिक्रीज किया गया, कितना डिक्रीज किया इसको, 59.27% डिक्रीज किया। तो इसका मतलब है नया E हमारे पास ये आ गया। अब देखें टर्मिनल वोल्टेज के मुकाबले में E क्या है, बहुत कम है। जो इंड्यूस्ड EMF है या एक्साइटेशन वोल्टेज है वो टर्मिनल के मुकाबले में क्या है, कम है, ठीक है। लेकिन स्टिल इट डिलीवर्स रियल पावर, ठीक है। जब टर्मिनल एक्साइटेशन वोल्टेज को फर्दर कम करेंगे तो डेल्टा को क्या होना चाहिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आप वो फेजर डायग्राम को आप जहन में ले आए तो आप इंटरप्रेट कर सकते हैं इवन विदाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यहां से मुझे ये लगता है क्योंकि P इज इक्वल टू E इंटू वी डिवाइड बाई XS इंटू साइन डेल्टा है, P पावर कांस्टेंट है, E को फिर मैंने IF को मैंने बहुत कम कर दिया जिससे E की वैल्यू फर्दर डिक्रीज हो गई। तो इसका मतलब है अब साइन ऑफ डेल्टा को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ताकि E इंटू साइन ऑफ डेल्टा की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। सो ये तो एक लॉजिकल एक कंक्लूजन ये मैं ड्रा कर सकता हूं कि जब E की वैल्यू ये हो जाए तो अब डेल्टा को फर्दर इंक्रीज होना चाहिए, और यहां से भी नजर आ रहा है। फिर उसी इक्वेशन में आप P मल्टीप्लाइड बाई XS डिवाइड बाई 3 इंटू E इंटू V, ठीक है, उसका साइन इनवर्स लेंगे तो हमारे पास डेल्टा आएगा, एंड डेल्टा कम्स आउट टू बी 29.784। यहाँ पे डेल्टा कितना था, इट वाज इन द प्रीवियस केस इट वाज 0, और उसके बाद 29 पॉइंट। अब क्या हो रहा है, अब प्लस आई देखें, आई का जो एंगल है अब ये लीड कर रहा है, आई इज लीडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अब सिचुएशन हमारे पास ये वाली बन गई है, ठीक है। अब करंट यहाँ कहीं है और ये जो एंगल है यहाँ कहीं है, और E की वैल्यू मैग्नीट्यूड समथिंग लाइक दिस। इज इट क्लियर? सो IA is इक्वल टू दिस, ठीक है। अब करंट ने लीड करना, जब आपने IF को कम करना शुरू कर दिया, IF कम करने से क्या हो गया, E कम होना शुरू हो गया, E कम होने से क्या हो गया, फिर ये जो डेल्टा है ये बढ़ना शुरू हो गया। फिर करंट का जो फेज एंगल है पहले बहुत ज्यादा लेगिंग था, आहिस्ता आहिस्ता कम लेगिंग होता चला गया, और एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ IF जब E की वैल्यू ये हो गई तो ये करंट अब लेगिंग के बजाय अब क्या हो गया, लीडिंग हो गया। लीडिंग होने का मतलब क्या है, अब ये रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है। एंड हाउ मच मैक्सिमम पावर अंडर दीज कंडीशंस, ठीक है, मैक्सिमम एक्साइटेशन, यहां से मैक्सिमम एक्साइटेशन में डेल्टा इज 90, ठीक है, डेल्टा 90 के बराबर हो जाए। अब यहाँ पे जनरल एक और उसने कहा है फाइंड द मिनिमम एक्साइटेशन बिलो विच द जनरेटर विल लूज सिंक्रोनिज्म, ठीक है। मिनिमम एक्साइटेशन E की वैल्यू, एक्साइटेशन जो है, आप जब IF को आप कम करते चले जाएंगे तो E की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि पावर जो आ रही वो क्या है, इट इज जो टरबाइन से जो पावर आ रही वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब E को आप कम करते चले जाएं
तो ये फैक्टर क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये पावर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, साइन ऑफ डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इट कुड बी इक्वल टू, वो ये पूछता है कि ई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। उसने ये नहीं बताया कि आई एफ को बहुत कम करने से, प्रीवियसली उसने ये कहा था ना कि 79% ई प्रीवियस वैल्यू से होती है, फिर उसने कहा 59%, अब वो कहता है ई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि पी हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, आई एफ को मैं कम करता चला जाऊं तो ई कम होता चला जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया डेल्टा बढ़ता चला जाएगा, ताकि ई इंटू साइन ऑफ डेल्टा की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू जो डेल्टा की हो सकती है, वो साइन डेल्टा की हो सकती है, वो क्या है, 1 है। मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब डेल्टा इज इक्वल टू 90। जब ये 90 के बराबर हो जाए, ये वाला फैक्टर अगर 1 हो जाए, तो उस सूरत में ई की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम होगी। ये हमारे पास 40 मेगावाट है, 3 है, वी टर्मिनल वोल्टेज ये एक्स है, वहां से फिर ई की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक है, बिफोर दिस जनरेटर इट विल लूज इट्स सिंक्रोनिज्म। ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी, यहाँ पे इस इक्वेशन में बेसिकली उसने निकाला है, दैट कम्स आउट टू बी 6.928 kV। टर्मिनल वोल्टेज कितनी है, 17.32 है। ठीक है, और ई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 6.928 kV तक हो सकती है। आईएफ को इतना कम कर दें, कम करते चले जाए तो ई कम होता चला जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जब ई की वैल्यू इसके बराबर हो जाए, जब ई कम होता चला जाएगा, तो साइन ऑफ डेल्टा क्या होना चाहिए, इसको बढ़ना चाहिए, क्योंकि पावर जो टरबाइन से आ रही है वो कांस्टेंट है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, सो ई की मिनिमम वैल्यू फिर क्या हो सकती है, इट कुड बी 6.928 kV। ठीक है, तो जब ये हो जाएगी तो उस वक्त फिर करंट कितनी होगी, करंट विल बी इक्वल टू 6926.28, और इसका एंगल कितना है, 90 है, क्योंकि साइन ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1 के बराबर है, क्योंकि ठीक है, इसमें से माइनस दिस कर दें, डिवाइड बाय J9 कर दें, तो यहाँ से फिर हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ई की वैल्यू जब बहुत कम हो जाए, ठीक है, सर्टन आई एफ के बाद जब ई की वैल्यू कम होना शुरू हो जाए, तो करंट मोर एंड मोर लीडिंग हो रहा है एट द सेम टाइम, बिकॉज रियल पावर कांस्टेंट है जो डिलीवर कर रहा है जनरेटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस जो मूव कर रही है करंट की ये जो टिप है, ठीक है, एक्साइटेशन वोल्टेज को मैं कम करता चला जाऊं, तो ये करंट इस लाइन के ऊपर मूव करती चली जाएगी, इस लाइन के ऊपर। ठीक है, और जब ये V और E के दरमियान एंगल 90 के बराबर हो जाएगा डेल्टा, उस सूरत में ये करंट कितनी लीड करेगी, V के मुकाबले में, इट विल लीड बाय 68 डिग्रीज लीड करेगी। ठीक है, सो उस सूरत में पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर विल बी 0.856 लीडिंग हो जाएगा। सो सॉरी, यहाँ पे है 0.378 लीडिंग, द जनरेटर इज अंडर एक्साइटेड। ठीक है, यहाँ पे लीडिंग की सूरत में फिर इसको हम कहते हैं अंडर एक्साइटेड, यानी उसकी एक्साइटेशन जो है ये कम है, और आई एफ की वैल्यू जो रोटर को हमने करंट दी है उसकी वैल्यू बहुत कम है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन प्लीज, इज इट क्लियर? तो ये एग्जांपल्स किताब में गिवन है, इसको जरा ट्राई कर ले तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अगर समझ नहीं आई, कोई चीज कंफ्यूजन हुई, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपस में डिस्कस करेंगे। सही है सर। एनी क्वेश्चन? बस इसमें दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। लेट मी समराइज। पावर इज P is equal to excitation voltage E multiplied by terminal voltage V divided by 3 into 3 फेज। ये E की बात करते हैं तो ये बेसिकली सिंगल फेज है। एक्साइटेशन एक 3 फेज जनरेटर के सिर्फ एक फेज को लेते हैं। V जो है वो फेज वोल्टेज है, लेकिन जब इसको 3 into V into E into V डिवाइडेड बाई XS लिखते हैं तो ये 3 फेज जनरेटर की पावर आ जाएगी। उसको फिर हम साइन डेल्टा से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब E को हम कम या ज्यादा करते हैं, अगर रियल पावर कांस्टेंट है, P इज ए कांस्टेंट, ठीक है, तो उस सूरत में अगर हम IF को कम ज्यादा करें, जरा उस इक्वेशन को आप जरा इमेजिन करें, P इज इक्वल टू ई वी डिवाइड बाई एक्स इंटू साइन ऑफ डेल्टा है। ठीक है, जब हम एक्साइटेशन करंट को, रोटर की करंट को जब हम चेंज करते हैं तो E चेंज होगा। ठीक है, E चेंज होने का मतलब क्या है, साइन ऑफ डेल्टा चेंज होगा। अगर IF को हम बढ़ाएंगे तो E बढ़ जाएगा, साइन ऑफ डेल्टा कम होगा, और अगर हम IF को कम करेंगे तो
ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और साइन ऑफ डेल्टा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ताकि उन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहे, ई और साइन ऑफ डेल्टा का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। क्यों कांस्टेंट रहे? बिकॉज द पावर दैट इज कमिंग फ्रॉम द टर्बाइन, इट इज इक्वल टू, जो जनरेटर डिलीवर कर रहा है पावर, दैट इज इक्वल टू पी। टर्बाइन की पावर आपने चेंज नहीं की है, टर्बाइन से पावर कांस्टेंट आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि P will remain constant, real power that this generator it will deliver, it is P, ठीक है। तो so it means that E को IF को चेंज करने से E चेंज होगा और साइन ऑफ डेल्टा चेंज होगा, ठीक है। लेकिन अगर IF को मैं कांस्टेंट रखूं, IF को कांस्टेंट रखने का मतलब ये है कि E जो होगा, E की लेंथ जो होगी ये कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर इनपुट पावर को मैं चेंज करता हूं तो P चेंज हो जाएगा। P चेंज होने का मतलब है, उस इक्वेशन को अगर आप जहन में ले आए, इक्वेशन इज P इज इक्वल टू E इंटू वी डिवाइड बाई XS इंटू साइन ऑफ डेल्टा। इसमें E भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, अगर आप एक्साइटेशन को चेंज नहीं करते हैं। लेकिन टरबाइन के जो टॉर्क है उसको आप चेंज करते हैं तो P विल चेंज। इट मींस दैट E इज अ कांस्टेंट, V इज अ कांस्टेंट, डिवाइड बाय XS इज अ कांस्टेंट। तो इसमें क्या चीज चेंज हो जाएगा, P चेंज होने से साइन ऑफ डेल्टा चेंज हो जाएगी। अगर पावर बढ़ जाएगी, इनपुट पावर जो आ रही है टरबाइन से आ रही है, अगर वो बढ़ जाएगी तो E और V के दरमियान, इन दोनों की लेंथ सेम रहेंगी, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर E और अगर टरबाइन से पावर को कम करना शुरू कर दें, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ E और V they will remain constant, they will not change. E changes only when IF is changed. रोटर की जो करंट है उसको चेंज करो तब चेंज होता है, ठीक है। जब P को हम चेंज करेंगे तो E इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट, ठीक है। तो साइन डेल्टा को चेंज होना चाहिए। P जब बढ़ जाएगा तो E और V के दरमियान एंगल बढ़ जाएगा, साइन ऑफ डेल्टा को बढ़ना चाहिए, जिसका मतलब यह है कि E और V के दरमियान एंगल बढ़ जाएगा। जब P को हम कम करेंगे तो साइन ऑफ डेल्टा को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि E और V के दरमियान एंगल को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन प्लीज? नो सर। चले गुड। कुछ समझ आ रही है? जी सर समझ आ रही है, बस खुद पढ़ेंगे तो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम कोशिश करेंगे कि वो क्लासरूम्स बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो मंडे को इंशाल्लाह वो बता रहे थे कि मैं वो जो लिखते हैं उस स्क्रीन के ऊपर लिखते हैं, मार्कर होता है, वो कह रहे थे कि मैं दे दूंगा। तो फिर वहाँ पे इंशाल्लाह